नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो श्रोताओं, आज के इस रेडियो प्रोग्राम में हम लोग आपके समक्ष एक बहुत ही विख्यात व्यक्तित्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, उनके सामाजिक, आर्थिक और एवं राजनीतिक विचारों के संबंध में चर्चा करेंगे। चूंकि आज उनका जन्मदिन है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में उनका जन्म हुआ था। तो इसी संदर्भ में, इस उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विचारों के संदर्भ में जानने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं शुभांकर सर। स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले अगर हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संबंध में बात करें तो चूंकि इन्होंने लगभग सभी क्षेत्रों में अपने विचार दिए हैं, जैसे कि इनके सामाजिक विचार हैं, राजनीतिक विचार हैं, आर्थिक विचार हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इनके जो एकात्म मानववाद संबंधी विचार हैं सर, वो क्या हैं? सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। एकात्म मानववाद जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक कोर फिलॉसफी है, उसके इसमें एक ऐसे समग्र दृष्टिकोण की हम बात करते हैं जिसमें विकास के सभी प्रयासों में व्यक्ति को केंद्र में रखा जाता है। तो इंग्लिश में बोलते हैं द इंटीग्रल अप्रोच ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। और यह दृष्टिकोण भारतीय चिंतन पर आधारित होकर मानव की समस्या को सभी पहलुओं से संबोधित कर सकता है। बेसिकली एकात्म मानववाद को अगर हम बिल्कुल सार में समझें तो इसलिए एकात्म मानववाद का दृष्टिकोण समस्या के विभिन्न आयामों को इस तरीके से देख पाता है और एक उस अस्थायी समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश होती है इसके माध्यम से। और इसको हम एक तरह से इस दृष्टिकोण को संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो पश्चिमी चिंतन की जो पद्धति थी उसके अस्वीकार करते हुए उन्होंने बोला कि वह क्योंकि बहुत विश्लेषणात्मक या टुकड़ों में बटी हुई है, तो वो जो पश्चिमी पद्धति है, जो ज्ञान की या उसको जीवन पद्धति है, तो उन्होंने कहा कि ये केवल आंशिक रूप से ही मानव की समस्याओं का समाधान करती है। इसलिए एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है। एक तरह से अगर बहुत लेमैन लैंग्वेज समझे कि एक सिंगल विंडो सिस्टम हो सभी समस्याओं के लिए, जहां पर कि व्यक्ति को कई अन्य तरीकों में भागना न पड़े। तो समग्रता लाने की कोशिश की गई है, तो वो व्यापक और संपूर्ण समाधान जिससे प्रस्तुत हो पाए हमारे बीच। इनके जो सामाजिक चिंतन था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अगर मैं सामाजिक चिंतन की बात करूं तो उनमें वही एकात्म मानववाद के दर्शन को गहराई से हम देख सकते हैं, वो जुड़ा हुआ है इनके सामाजिक चिंतन में। और यह जो दर्शन है मानव विकास के एक ऐसे समग्र दृष्टिकोण की वकालत करता है जिसमें भौतिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, जैसा कि हमने पॉलिटिकल फिलॉसफी वेस्टर्न की पढ़ी हुई है, वेस्ट की पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ी है, तो इसमें एक आध्यात्मिकता का जो पुट है, आध्यात्मिकता का जो अंश है, भौतिकता, बौद्धिकता के साथ भावनात्मकता और आध्यात्मिकता को भी जोड़ने की कोशिश की है, जिससे कि वो कहते हैं कि ये चारों चीजों से एक सामंजस्यपूर्ण जो है एक फ्रेमवर्क बनता है और जिसके केंद्र में मनुष्य है। इसलिए इस विचारधारा का विश्वास है कि वास्तविक प्रगति केवल आर्थिक वृत्त तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि उसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के साथ साथ जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा सर, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, और वेस्टर्न फिलॉसफी में अगर हम लोग देखें तो जो पूंजीवादी विचारधारा है जो और साम्यवादी विचारधारा है, दोनों को ही नकार कर एक अपना अप्रोच देने का प्रयास किया। हाँ ना सर? हाँ, जिसमें इन्होंने आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक सारे पहलुओं को संतुलित रूप में, हाँ, उनका समग्रता हो, संतुलन हो, चीजों में संतुलन हो। क्योंकि जैसे कि आध्यात्मिकता की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब ये सवाल ऐसा है कि फिलॉसफी का है, तो अब चीजें जब जुड़ती हैं तो उसमें फिर हर चीज को डिफाइन करना, हर चीज की फंक्शनल एक डेफिनेशन खोजने की कोशिश होती है। आध्यात्म में आत्म माने अपने से परे जाने की जब बात हो, अगर इसको मैं बहुत ही और सिंप्लीफाई करके देखूं तो मैं से परे जाने की बात है। मैं से परे जाने का मतलब क्या हुआ? मतलब अपने से अलग हट के अगर हम सोच रहे हैं, उसको मैं कई चीजों से अगर आपको जोड़ के समझाना चाहूँ तो मैं से परे जाके हम की बात करेंगे। हम माने क्या? समाज की बात करेंगे, सामाजिक सरोकारों की बात करेंगे। तो अगर हमारी चेतना का स्तर वो हो चुका है या वो मैंने प्राप्त कर लिया है मैं से परे जाने का, तो इसका मतलब मैं सामाजिक सरोकारों से अपने आप को जोड़ पा रहा हूँ, सामाजिक समस्याओं से जोड़ पा रहा हूँ, लोगों के सरोकारों से जुड़ पा रहा हूँ। बेसिकली अगर इसकी छाप देखेंगे आप तो वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत सारे फिलोसफरों में दिखेगी। जैसे आज के दौर में अगर डेमोक्रेसी की एक वैल्यू को देखा जाए तो बोला जाता है कि यूनिवर्सल कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाती है। एक तरह से जो सार्वभौमिक रूप से सबकी राय को समाहित करते हुए एक सहमति बनती है। आज का आधुनिक युग का अगर उसको देखा, अगर इसको आप इस तरीके से समझें तो रूसो ने जनरल बिल की बात की थी, सामान्य इच्छा की बात की। क्या था ये सब? ये सब वही था कि मतलब कि अगर सभी के हितों से जुड़ते हुए जब हम एक ठोस समाधान पे पहुंचते हैं तो
उसी समग्रता की बात ये भी कहीं ना कहीं यहाँ भी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के भी दर्शन में भी है कि समग्र दृष्टिकोण अपनाने की बात हो रही, क्योंकि अब आध्यात्मिकता और भावनात्मकता का पहलू अगर इस तरीके से समझा जाए कि जैसे उपयुक्तवादी चिंतन मिल ने कहा कि सुअर से ज्यादा अच्छा है कि एक असंतुष्ट सुकरात हुआ जाए। बेसिकली इसकी फिलॉसफी यही है ना कि जो बौद्धिक आदमी होता है, मतलब कि वो जो सोच समझ सकता है, जो लोगों के बारे में सोच सकता है, अपने से परे जाके भी सोच सकता है, उसकी चेतना का स्तर वो है, वो कर सकता है। तो वही वो जो उपापोह की स्थिति है, वही जो उथल पुथल है, बेसिकली वही ये कहना चाह रहे हैं कि केवल आप हर उस चीज को, फिलॉसफी हुई या कोई पॉलिटिकल विचारधारा हुई, जो क्वांटिफाई हो पाएगी, जरूरी नहीं कि हम उसी की बात करें। बहुत सारी अब आध्यात्मिकता को क्वांटिफाई कैसे करेंगे आप, या जैसे संतुष्टि का स्तर है, उपयुक्तवादी चिंतकों ने इसे खूब बोला है, मिल ने बोला है, बेंथम ने बोला है, तो संतुष्टि को कैसे आप जो है क्वांटिफाई करेंगे, कैसे मेजर कर पाएंगे, या आध्यात्मिकता की जो है जो बात इन्होंने की है उसकी फंक्शनल डिफिनेशन आप कैसे बना पाएंगे, फंक्शनल डिफिनेशन क्या देना संभव है। तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि आज के समय पे पूंजीवादी युग, आपको पता है कि 1930 में पूरी दुनिया ने मंदी की मार झेली, जितने भी कम्युनिस्ट विचारधारा से ओतप्रोत और प्रेरित देश रहे, उनका हाल देखा आपने, लगभग हर देश में जो तानाशाही रही वो खून खराबा हुआ। तो ये दोनों विचारधाराओं को देखते हुए, उनका जो अपना अध्ययन अध्यापन का जो सिलसिला रहा होगा, उसको देखते हुए उन्होंने दोनों को रिजेक्ट किया। तो उसमें बीच की उन्होंने बोला भाई इन सब चीजों में चार जो चीज उन्होंने बताई कि पहले से तो भौतिक हो ही, बौद्धिक भी हो, भावनात्मक भी हो और आध्यात्मिक भी हो, इन चारों का संतुलन इस तरह से हो कि हम उसको समग्रता में लेते हुए समाधान ढूंढ सकें। अच्छा सर, इनके आर्थिक विचारधारा पे थोड़ा प्रकाश डाल सकें आप हमारे श्रोताओं आर्थिक, हाँ जी, आर्थिक में तो इनके चिंतन में जो है, जैसा कि मैंने बोला, पूंजीवाद समाजवाद की दोनों की इन्होंने आलोचना की और स्वदेशी की अवधारणा पे उन्होंने जोर दिया। और उन्होंने कहा कि पूंजीवादी भौतिकवाद जो है केवल आर्थिक लाभ और उपभोक्तावाद पर केंद्रित है, तो जिसके कारण व्यक्ति की आंतरिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की अनदेखी हो जाती है। और मार्क्सवादी समाज में क्या होता है, आर्थिक विषमताओं को दूर करने की बात तो होती है, लेकिन यह भी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति के महत्व को नजरअंदाज करता है। स्वतंत्रता भी वहां पे हाँ, केवल व्यक्ति को एक आर्थिक मनुष्य की या आर्थिक इकाई के रूप में देखना है ना, तो उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट किया इस चीज को। तो इसके समाधान के रूप में उन्होंने वही एकात्म मानववाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसकी अवधारणा में स्वदेशी की अवधारणा थी। अब देखिए, स्वदेशी वाली जब बात आती है, स्वदेशी वाली बात को कई तरीके से समझा जा सकता है। ये नहीं कि मतलब स्वदेशी कहने का मतलब अभी से हमने शुरू कर दिया, उसका एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है, उसकी एक जर्नी होगी। अब आपकी संस्कृति की जो चाल ढाल है, सांस्कृतिक रूप से जो हमारा जीवन पद्धति होती है, वो अगर हम उसके ऊपर कोई हमारी राजनीतिक व्यवस्था होगी, प्रशासनिक व्यवस्था होगी, अब वो आयातित होगी, तो संस्कृति के हिसाब से हम जिएंगे। लेकिन चूंकि लीगल फ्रेमवर्क कहाँ से है, आयातित है। अब जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि पुलिस की फंक्शनिंग इनसेंसिटिव क्यों है इंडिया में, बहुत बहस चलती है। अभी जाके जब न्याय संहिता में परिवर्तन हुआ है, इंडियन पिनल कोड आदि बदले गए हैं, तो बहुत सारी चीजों को इस पे जो एड्रेस करने की कोशिश की गई है। तो इनसेंसिटिविटी, ये जो जनता से जो डिस्कनेक्ट होता है कई बार प्रशासनिक अधिकारियों का, ये ऐसा थोड़ी है कि वो अंग्रेज तो है नहीं, लेकिन वो जो सिस्टम बना हुआ है, जो प्रोटोकॉल बना हुआ है कि कैसे जनता से ट्रीट करना है, बहुत सारी सरकार बहुत प्रयास करती रहती है समय समय पे, जितनी सरकारें आई हैं, कि वो कनेक्ट बने। अब डीएम लाल बत्ती बना के आ रहा है, तो जनता का देखा जाए तो सेवक है, लेकिन जनता पहुंच नहीं पा रही है। तो फ्रेमवर्क कहाँ है, कहाँ का है, वहीं का तो है, ब्यूरोक्रेसी वहीं से फ्रेमवर्क बनाया गया। अगर वो स्वतः उद्भूत तरीके से हमारी सांस्कृतिक चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हुए, समाहित करते हुए हमने वैसा सिस्टम डिजाइन किया होता अपने ऊपर शासन करने का। बड़ा कमाल का एग्जांपल है, मेरी इस पे रिसर्च भी है, इस पे जो स्थानीय स्वशासन पे आप देखिए कि ये भी दीनदयाल उपाध्याय जी भी उसकी बात करते थे, डिसेंट्रलाइजेशन की। इसमें देखिए आईएएस आईपीएस चुने जाते हैं केंद्रीय उसमें यूपीएससी से, यूपीएससी के माध्यम से वहां पर उनका रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद जब वो पोस्टिंग होती है तो राज्यों में होती है, फिर उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो दायित्व किसके ऊपर आता है, राज्य सरकारों के पास होता है, सीएम या संबंधित मंत्रियों के पास होता है। अब देखिए वो डिसेंट्रलाइजेशन वहां से तो चला, जब केंद्र से तो राज्य तक तो आ गया। अब आप सोचिए ना कि बीडीओ या ग्राम विकास अधिकारी या तहसीलदार को जो ये ब्लॉक लेवल पे है, इनको राज्य सरकार क्यों कर रही है? बड़ा वैलिड सा सवाल नहीं लगता आपको? ये एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो कायदे से देखा जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन का आत्मा क्या थी? यही थी आत्मा। जब वो पंचायती राज आया तो जो ब्लॉक प्रमुख है
उनके हाथ में क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ तो सर मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि दीनदयाल उपाध्याय का जो दर्शन है, जो अंत्योदय अंत्योदय दर्शन भी हम कहते हैं, जो एक तरीके से एकात्म मानववाद का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, उसमें बेसिकली हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो जो प्रशासन है वो ऊपर से मतलब जो नीतियां निर्माण है वो ऊपर से नीचे नहीं होनी चाहिए, नीचे से ऊपर होनी चाहिए। हाँ, गांधी भी यही कहते थे। हाँ, गांधी जी की फिलॉसफी भी यही थी कि डिसेंट्रलाइजेशन, स्वराज की बात करते थे ना। अगर समाज पे अंत्योदय का कॉन्सेप्ट क्या है? अंत्योदय कौन है? जो हाशिए का व्यक्ति है, एकदम हाशिए पे खड़ा हुआ है, अपने आस पड़ोस में होने वाली जो भी गतिविधियां हैं, प्रशासनिक, आर्थिक, जो भी सामाजिक, उसमें अगर वो अपना से नहीं देखेगा, अपना हिस्सा नहीं देख पा रहा है, अपने आप को शामिल नहीं पा रहा है, तो फिर किस बात का मतलब प्रशासन किस बात की, राजनीति किस बात का, क्या? तो ये अंत्योदय का जो दर्शन था यही था। अच्छा सर, आदर्श धर्मराज जी की क्या था इनका कॉन्सेप्ट? हाँ, आदर्श धर्मराज से नाम से ऐसा लगता है कि थियोक्रेटिक स्टेट की बात होती है। उपाध्याय जी, दीनदयाल उपाध्याय जी की इनके दर्शन में एक जगह बात हुई है, उन्होंने आदर्श धर्मराज्य की बात की है। तो उन्होंने इस धर्मराज से मतलब ये नहीं था कोई थियोक्रेटिक राज्य, धर्मतांत्रिक राज्य की बात नहीं की उन्होंने। धर्मराज से उनका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी आस्था और धर्म के अनुसार उपासना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और धर्मराज व्यक्ति के विकास में धर्म की भूमिका को मान्यता देता है, क्योंकि धर्म शांति, सुख और प्रगति का आधार है। इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे अनुकूल वातावरण और परिस्थितियों का निर्माण करे जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने चुने हुए धर्म का पालन कर सके और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। तो ये धर्मराज्य का जो उन्होंने, एक्चुअली क्या है ना कि इनका जो प्रदर्शन है उसमें भारतीय दर्शन की पूरी तरीके से आप छाप देखोगे। भारतीय दर्शन में से पुरुषार्थ चतुष्टय का सिद्धांत है, मतलब वही जैसे कि हम सब जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो जो मानव जीवन की पूर्णता का आधार माना जाता है मतलब ये फिलॉसफी में। मतलब एक मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास करने की बात करें, ना कि पूंजीवाद के तहत हम आर्थिक पक्ष को ही देख रहे हैं। हाँ। और ना कि हम क्या कहते हैं, साम्यवाद के तहत हम इसके समाजवादी पक्ष को ही देख रहे हैं, और हम राजनीति पक्ष को वहां पे इग्नोर कर रहे हैं, पॉलिटिकल राइट। समस्या क्या होती है ना, हाँ आप सही कह रहे हैं, समस्या क्या है, जैसे आत्मा का विचार आया, ठीक है, या इसको बोलते अध्यात्म का विचार आया, तो यहाँ पर जैसे ऐसा इस तरह के विचार रहे हैं, तो कई एक धड़ा ऐसा भी है, इंटेलिजेंसिया का एक धड़ा ऐसा भी है कि वो हर चीज की फंक्शनल डिफिनेशन चाहता है, या क्रिटिक्स हर चीज की फंक्शनल डिफिनेशन चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हीगल का पूरा जो दर्शन है ना वेस्ट में, या कांट का पूरा जो दर्शन है, बहुत क्लैरिटी नहीं अभी आई है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी नहीं है। कांट का रियल सेल्फ की जो बात कहती है, आप बहुत श्योर होकर नहीं बता सकते कि क्या क्या बात हो रही है उस पे, या हीगल वाली पे। तो हर चीज की, जैसे अब गुणात्मकता का कैसे मेजर करेंगे, वही तो मैंने बोला ना, आपको पुशिंग खेलना पसंद है, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है, हम दोनों सेम घर में पैदा हुए, दोनों भाई हैं, हमारी रुचियां अलग हो गई, अभिरुचियां हमारी अलग अलग हैं, तो आप इसको कैसे क्वांटिफाई करोगे? तो फिलॉसफी तो ऐसे ही रहेगी ना। अब उसकी कोशिश की जाती है कि उसको फंक्शनैलिटी में उतारा जाए जब इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये है बेसिकली। अच्छा सर, एक संदर्भ में इनका ये भी देख पाता हूँ कि जो पश्चिमी ज्ञान से उपजी जो समस्याएं हैं, उनको इनके जो विचारधारा है किस प्रकार से उसको पश्चिमी ज्ञान से जो उपजी समस्याएं हैं उनको हल करने की बात बताता है इनका जो दर्शन है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। ये पश्चिमी ज्ञानोदय का जो मसला है, पश्चिमी ज्ञानोदय से उपजी समस्याएं हम सब देख रहे हैं आज के समय में। पश्चिमी ज्ञानोदय के बाद जो सामाजिक मूल्य जो सृजित किए गए कि कैसे जीना है, कैसे पॉलिटिकली व्यवहार करना है, कैसे हमारी आर्थिक नीतियां होंगी, उसी के तहत औद्योगिकरण, हाँ, तो सारे तो मूल्य डिजाइन हुए। हर जो कोई व्यवस्था थी तो उसके पीछे कुछ मूलभूत मूल्य होते हैं। अब उन मूल्यों की खामियां अब दिख रही है, सबको दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? जैसे कि अब इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के इस पूरे फिलॉसफी को देखेंगे, तब आप कनेक्ट कर पाएंगे कि ये कितनी जायज और कितनी मतलब कि आज के समय के हिसाब से कितनी जरूरी बात कही गई होगी उस समय हो कि यहाँ पर आप खोजिए इसका पुट, क्योंकि हम औद्योगिकरण हमने किया, हमारी लाइफ स्टाइल में सुधार आया, जीवन स्तर सुधर गया, लोगों के पास इनकम बढ़ गई, बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन क्या अल्टीमेटली संतुष्टि है सबको, है ना? पर्पस क्या, मीनिंग है लाइफ में? क्या 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 जो पश्चिमी ज्ञानोदय के जितने भी मूल्य थे, या पश्चिमी ज्ञानोदय क्या जितने भी तर्क थे, क्या उनको अगर माना गया या उनके आधार पर पूरी दुनिया चली, तो क्या संतुष्टि का भाव हम सबके अंदर आ गया? नहीं। तो बेसिकली तो सवाल है। क्रिटिसिज्म हर चीज का हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि जब कोई चीज चलती है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो पारिवारिक संस्था है वो कुछ हद तक धीरे धीरे कोलैप्स करती हुई दिख रही है हमको, पश्चिमी सभ्यता में भी और वेस्टर्न। मैं वही कह रहा हूँ, कल्चरल जो
थ्राइविंग है ना, इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी सांस्कृतिक जो चाल ढाल है उसके ऊपर अगर कोई आयातित आप जो है फ्रेमवर्क थोपोगे लाके, तो वो बैकफायर करेगा। अगर या तो फ्रेमवर्क इसी संस्कृति से उपजा हुआ हो। दिक्कतें हर जगह होती हैं कि किसी साथ रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा भी है कि परंपरा को आंख मूंद के नहीं पीटा जाता है ना, ये भी बात है। लेकिन आपकी व्यवस्था जो आगे भविष्य में बनने वाली है, बेहतर है कि आपकी सांस्कृतिक संरचनाओं से निकले, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, तो आज की इस चर्चा के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी ज़्यादा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संबंध में, उनके दर्शन के संबंध में काफ़ी विस्तार से सारी चीज़ों को समझाया, चाहे वो उनका एकात्म मानववाद हो, चाहे उनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विचारधाराएं हों, ठीक है, और आदर्श धर्मराज के बारे में आपने समझाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और श्रोताओं, उम्मीद है कि ये जो रेडियो प्रोग्राम है आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक रेडियो प्रोग्राम हम आप लोगों के समक्ष लेकर लगातार उपस्थित होते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।